अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आई एम केमिस्ट। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एम डी कैट पास्ट पेपर को आगे लेकर चलते हैं। सीरीज़ हम लोगों ने स्टार्ट की हुई है। बाकी की चैप्टर के एमसीक्यूज ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ। अगर आप लोगों ने वो देखने हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाएं, आपको लिंक्स मिल जाएंगे। अदरवाइज़ एम डी कैट स्लैश ई कैट के नेम से आपको एक प्ले लिस्ट मिलेगी, उसके अंदर सब फोल्डर्स बने हुए हैं। या फिर आप उसको चैनल पर जाके नीचे स्क्रॉल डाउन करें, चैप्टर वाइज आपको फर्स्ट ईयर के लेक्चर्स भी मिलेंगे और सेकंड ईयर के भी। लेक्चर्स मीन सारे एमसीक्यूज़ के ऊपर वीडियो बेस्ड है, वो सारी की सारी आपको वहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप अपनी प्रैक्टिस जो है वहाँ से कर सकते हैं। आज की जो वीडियो है दैट इज़ पर्टिकुलरली अबाउट द गैसेस। ठीक है, गैसेस के अबाउट ये एमसीक्यूज़ हैं जो कि पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं। सो या आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। सो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसमें हमसे क्या पूछ रहा है कि ऑल द कोलिजन्स बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ अ गैस आर इलास्टिक इन नेचर, व्हाट इज मेंट बाय इलास्टिक कोलिजन। अब इलास्टिक कोलिजन्स के अबाउट हमसे पूछ रहे हैं कि इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए के अंदर है कि द वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल चेंजेस। ऑप्शन नंबर बी के अंदर है कि नो चेंज इन मास ड्यूरिंग द कोलिजन। ऑप्शन नंबर सी के अंदर नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। एंड ऑप्शन नंबर डी के अंदर है नो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन। तो याद रखें कि जब कभी हमारे पास इलास्टिक कोलिजन होती है, जब कभी हमारे पास इलास्टिक कोलिजन होती है तो वहाँ पे जो मोमेंटम है, ठीक है, मोमेंटम प्लस जो काइनेटिक एनर्जी होती है दैट इज़ कंजर्व। ठीक है, ये दोनों क्या होती हैं, कंजर्व रहती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज़ नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जब गैस के मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे के साथ कोलिजन करते हैं, मतलब एक दूसरे के करीब आते हैं, टकराते हैं, टकराने के बाद वो क्या होते हैं, इनके बीच में कोलिजन होती है। तो इस टकराने को क्या कहते हैं, कोलिजन कहते हैं। ठीक है, तो कहते हैं ये जो कोलिजन है ये हमारे पास क्या होती है, दिस इज इलास्टिक इन नेचर। अब इलास्टिक कोलिजन जो होती है इसमें क्या होता है कि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व्ड होती है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आती। सो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास यहाँ पे क्या है, राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 2 में हमसे क्या पूछ रहे हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट द एवोगैड्रो लॉ। अब एवोगैड्रो लॉ के अबाउट बताएं कि एवोगैड्रो लॉ कौन से वाला रिप्रेजेंट कर रहा है। सो एवोगैड्रो लॉ में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि एवोगैड्रो लॉ जो है दैट इज वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, जितने नंबर ऑफ मोल ज़्यादा होंगे उतना वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा ऑक्यूपाई होगा। तो ये हमारे पास क्या होता है, दैट इज़ एवोगैड्रो लॉ। यहाँ पे हमसे पूछा है कि राइट ऑप्शन कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी के अंदर आप देखें, यहाँ पे आपके पास है कि V इज़ इक्वल टू आर एन टी डिवाइड बाई पी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स के बीच में जो रिलेशनशिप है वो क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो ये हमारे पास क्या है, दैट इज़ द एवोगैड्रोस लॉ। वैसे हमारे पास ये कहाँ से आता है, हमारे पास ये आता है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, हमारे पास ये क्या है, दैट इज़ जनरल गैस इक्वेशन। अब यहाँ पे इस वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स के अबाउट आप लोगों ने रिलेशनशिप देखनी है, तो वॉल्यूम को यहीं पे रखें, एन आर टी, यहाँ पे पी जो है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है, प्रेशर यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन इस तरह बन जाएगी जो कि इसने यहाँ पे दी हुई है। तो जब हमारे पास टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं, और इस लॉ को हम कहाँ पे पढ़ेंगे, इस लॉ को हम पढ़ेंगे कहाँ पे, एवोगैड्रो लॉ के अंदर, जहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहता है और वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल जो इनके बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। मतलब जब नंबर ऑफ मोल ज़्यादा होंगे तो उससे वॉल्यूम भी ज़्यादा ऑक्यूपाई करेंगे गैस के मॉलिक्यूल। द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर डैश। अब आप लोगों ने सी आर एम एस पढ़ा हुआ है। सी आर एम एस का मतलब जिस रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इसकी इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ी हुई है। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि दैट इज इक्वल टू 3RT डिवाइड बाय एम। ठीक है, 3RT डिवाइड बाय एम। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप किसके साथ है, टेम्परेचर के साथ। ठीक है, 3 और R जनरल गैस कांस्टेंट, ये तो दोनों कांस्टेंट वैल्यू है, तो टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट वैल्यू रिलेशनशिप है। और सी आर एम एस का जो मोलिकुलर मैस है इसके साथ क्या है, इन्वर्स रिलेशनशिप है। तो हम लिख सकते हैं कि CRMS जो है इसका इन्वर्स रिलेशनशिप है स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट, मोलर मैस। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास इसलिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या लिखा हुआ है कि द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 22.4 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, ये स्टैंडर्ड जो वॉल्यूम होता है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, इतना वॉल्यूम कोई भी गैस ऑक्यूपाई करती है एट स्टैंडर्ड कंडीशन। ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अब पूछ रहे हैं कि उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वुड बी इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। सो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास इसलिए राइट ऑप्शन है। एवोगैड्रो नंबर क्या है, ह्यूज नंबर जिसको आप रिप्रेजेंट करते हो NA के साथ, और ये होता है 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। ठीक है, ये 1 मोल की अबाउट बात कर रहा है, तो 1 मोल के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, वो होंगे एवोगैड्रो नंबर की इक्वल।
क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है कि देर आर 4 गैसेज हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। आपके पास 4 गैसेज हैं, ठीक है, उसके लिए टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। विच गैस शोज ग्रेटर आइडियल बिहेवियर। अब इसमें से बताएं कि आइडियल बिहेवियर कौन से वाला ज़्यादा शो करेगा। तो ये हीलियम जो है नॉन पोलर है, हाइड्रोजन नॉन पोलर है, नाइट्रोजन नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होता, सेम टाइप ऑफ एटम है, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी में कार्बन डाइऑक्साइड जो है, अब कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं वो ग्रेटर होती हैं। इट इज़ हैविंग ग्रेटर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस। अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हैं तो ये क्या करेगा, ज़्यादा आइडियल नॉन बिहेवियर की तरफ जाएगा, सॉरी नॉन आइडियल बिहेवियर की तरफ जाएगा, नॉन आइडियल बिहेवियर की तरफ ये मूव करेगा। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है कि विच ग्राफ रिप्रेजेंट बॉयल्स लॉ। अब बॉयल्स लॉ में कहता है क्या है, बॉयल्स लॉ में ये कहता है कि जब आप प्रेशर इंक्रीज़ करते हो तो उससे वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। प्रेशर इंक्रीज़ करने से वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज़ होता है, ठीक है। आप लोगों ने कुछ इस तरह पढ़ा है, फिर इसको वॉल्यूम को उधर ले जाओ तो आपके पास इस तरह बन जाएगा PV = K, ठीक है। फिर आप लोगों ने इस तरह पढ़ा है P1 V1 = P2 V2। ये डिफरेंट इक्वेशंस हैं जो आप लोग पढ़ते आ रहे हो। अब यहाँ पे हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो क्या होगा, P वर्सेस 1/V, क्योंकि ये हमारे पास किस तरह हम लिखते हैं, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। तो हमारे पास राइट ऑप्शन, इसलिए यहाँ पे राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या पूछा है कि आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ R एट STP, ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर आपने R की वैल्यू बतानी है। R क्या है, दैट इज़ द जनरल गैस कांस्टेंट, ठीक है। अब जनरल गैस कांस्टेंट की वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। STP के ऊपर आपको इसकी वैल्यू जो है वो याद होनी चाहिए। सो दैट इज़ 0.0821 एटमॉस्फेयर डेसीमीटर के ऊपर कैलन पर मोल। सो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। नंबर 8 हमारे पास है कि इन द इक्वेशन दिस, ये आपके पास इक्वेशन है जिसको आप वंडर वॉल इक्वेशन कहते हो, ठीक है। आपके पास क्या है, दैट इज़ द वंडर वॉल्स इक्वेशन, ठीक है। ये जिसने करेक्शन की थी वॉल्यूम के अबाउट और इंटरेक्शन ऑफ गैसेस के अबाउट। तो अब इसमें पूछ रहा है कि ये जो बी लिखा हुआ है, ये जो स्मॉल बी लिखा हुआ है, ये है क्या चीज़ एक्चुअली। सो इसमें पूछ रहा है कि बी रिप्रेजेंट द डैश। तो बी जो है इसको हम लोग जो नाम देते हैं दैट इज़ इफेक्टिव वॉल्यूम, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, दैट इज़ द इफेक्टिव वॉल्यूम। अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए के अंदर एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है, ऑप्शन नंबर डी के अंदर भी एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है। सो ऑप्शन नंबर डी को हम यहाँ पे करेक्ट कर लेते हैं और इसकी जगह पे हमने क्या लिखना है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम की जगह पे इफेक्टिव वॉल्यूम। सो ये इसमें जो बी है, स्मॉल बी, इट रिप्रेजेंट इफेक्टिव वॉल्यूम, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी हम इसको करेक्ट कर लेते हैं। ये नॉट एक्सक्लूडेड, ये यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हुई है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए के अंदर भी इसने यही दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी के अंदर भी। एक्चुअली अगर आप FBISC की जो बुक है, फेडरल बोर्ड की जो बुक है, वहाँ पे वंडर वॉल की इक्वेशन आप देखते हो गैसेस के चैप्टर में, तो आपको वहाँ पे मिलेगा जो बी जो है दैट इज़ द इफेक्टिव वॉल्यूम। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या पूछ रहा है, गैसेज इज़ इनक्लोज्ड इन अ कंटेनर ऑफ 20 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। एक गैस है, सॉरी गैसेज नहीं, गैस है, उस जो कंटेनर है उसका वॉल्यूम कितना है, 20 सेंटीमीटर क्यूब है, विद अ मूविंग पिस्टन है। इसके ऊपर इसने पिस्टन भी रखा हुआ है जिस पे अगर आप नीचे से टेम्परेचर ज़्यादा करते हो तो ऊपर उठ सकता है, मतलब इसके ऊपर अगर आप प्रेशर लगाते हो नीचे से। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन फ्री मूविंग मॉलिक्यूल ऑफ द गैस इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 20 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये कंटेनर है, ठीक है, इसको आपने नीचे टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या हो जाएगा, गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। जब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, ऊपर जो पिस्टन रखा हुआ है, पिस्टन क्या करेगा, पिस्टन के ऊपर नीचे से गैस के मॉलिक्यूल प्रेशर लगाएंगे तो ऊपर की तरफ उड़ना स्टार्ट हो जाएगा। पहले अगर वॉल्यूम इतना था, अब हो सकता है कि वॉल्यूम क्या कर जाए, एक्सपेंड कर जाए, हो नहीं सकता एक्सपेंड करेगा। तो इसका मतलब है कि प्रेशर इंक्रीज़ करने से और सॉरी टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, जो आप 4 लाख के अंदर पढ़ते हो। ऑप्शन नंबर डी इज़ मोर अप्रोप्रिएट के वॉल्यूम विल बी इंक्रीज्ड। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इक्वेशन टू कैलकुलेट रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ गैस। अब मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ गैस आप लोगों ने कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए करेक्ट इक्वेशन कौन सी होनी चाहिए। सो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ M इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू मास डिवाइड मल्टीप्लाई बाय जनरल गैस कांस्टेंट R टेम्परेचर डिवाइड बाय PV। तो हम ये वाली इक्वेशन जो है इसको यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द मोलर मास, ठीक है। अब इसकी अगर आप डेरिवेशन करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हो, बहुत इजी सी होती है। जैसे आप लोग कहते हो ना कि हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन से हमारे पास इक्वेशन क्या आती है, PV इज इक्वल टू NRT।
अब नंबर ऑफ मोल्स किसकी इक्वल होते हैं, मैस डिवाइड बाय मोलर मैस। ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, नंबर ऑफ मोल्स किसकी इक्वल होते हैं, मैस डिवाइड बाय मोलर मैस। तो इस नंबर ऑफ मोल की जगह पे आप यही वैल्यू पुट कर दो तो आपके पास क्या हो जाएगा, पी वी इज इक्वल टू एम डिवाइड बाय कैपिटल एम और आर टी। अब हम लोगों ने इस मोलर मैस को फाइंड आउट करना है तो इसको उधर ले जाएं, ठीक है। तो आपके पास ये हो जाएगा मैस इज इक्वल टू एम आर टी, ये पी वी इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी और इससे आप मोलर मैस फाइंड आउट कर सकते हो। तो यही चीज़ आपके पास यहाँ पे गिवन है ऑप्शन नंबर डी के अंदर। 11 हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एप्लीकेबल फॉर बोथ आइडियल एंड रियल गैस मॉलिक्यूल। अब इसमें से कोई एक स्टेटमेंट ऐसी है जो कि दोनों आइडियल गैसेस के ऊपर और रियल गैसेस के ऊपर एप्लीकेबल है, आप लोगों ने वो बतानी है। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए के अंदर हैव नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस, ये नहीं है। कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल इज इलास्टिक, ये भी नहीं है, दोनों के अंदर इलास्टिक कोलिजन नहीं होती है। मॉलिक्यूल आर इन रैंडम मूवमेंट, तो यस मॉलिक्यूल जो है रैंडम मूवमेंट शो करते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास यहाँ पे अप्रोप्रिएट आंसर है कि आइडियल गैसेज हों या फिर रियल गैसेज होती हैं, इनके अंदर क्या होती है, रैंडम मूवमेंट होती है। रैंडम मूवमेंट मींस कि इनकी कोई खास मूवमेंट नहीं है, हर डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है कि एट एब्सोल्यूट जीरो द मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस विल हैव डैश। अब एब्सोल्यूट जीरो के ऊपर आप इसको ले आए हो, ठीक है, -273.16 तक इसको आप ले आते हो, इतने टेम्परेचर तक आप इसको ले आते हो, तो इसके अंदर कौन सी मोशन होगी। तो अगर आपने एब्सोल्यूट जीरो तक हाइड्रोजन को ले लिया, मतलब गैस जो है उसको आप इतना वो कर रहे हो, उसका टेम्परेचर इतना डिक्रीज़ कर रहे हो, तो वहाँ पे इसकी जो मोशंस होंगी सारी की सारी स्टॉप हो जाएंगी। सो ऑल द मोशंस आर सीज्ड एट एब्सोल्यूट ज़ीरो। नंबर 13 हमारे पास है कि अकॉर्डिंग टू द जनरल गैस इक्वेशन डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड अपॉन डैश। अब डेंसिटी किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, ये चीज़ हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी। डेंसिटी सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, प्रेशर के ऊपर भी, मोलर मास के ऊपर भी, टेम्परेचर के ऊपर भी। आप लोगों ने डेंसिटी की इक्वेशन पढ़ी होगी, किस तरह आप डेंसिटी जो है फाइंड आउट कर सकते हो। तो डेंसिटी फाइंड आउट करने का भी तरीका आप ईजी सा तो है, पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी। एन आपको मैंने बताया कि मैस डिवाइड बाय मोलर मास होता है, तो आप लिखोगे पी वी इज़ इक्वल टू एम डिवाइड बाय एम आर टी, ठीक है। अब इस m को उधर ले जो तो आपके पास हो जाएगा पी एम इज़ इक्वल टू वॉल्यूम को इधर ले आना, तो मैस डिवाइड बाय वॉल्यूम और आर टी। अब आपको ये पता है कि डेंसिटी किसकी इक्वल होती है, मैस डिवाइड बाय वॉल्यूम के ऊपर। मैस पर यूनिट वॉल्यूम हमारे पास होती है डेंसिटी, तो इस एम वी की जगह पे मैं डेंसिटी पुट कर सकता हूँ, पी एम इज़ इक्वल टू डी आर टी। अब हमें डेंसिटी की वैल्यू निकालनी है, तो डी को इधर ही रहने दें, ये आर टी इधर मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि पी एम डिवाइड बाय आर टी इज इक्वल टू डेंसिटी। तो इस इक्वेशन को यूज़ करके हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, हम लोग डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। डेंसिटी आप देख सकते हो प्रेशर के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है और टेम्परेचर के साथ इसका इन्वर्स रिलेशनशिप है, मोलर मास के साथ भी डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो यही हमसे पूछ रहा है किसके ऊपर डिपेंड करता है, इट वुड डिपेंड अपॉन ऑल ऑफ द अबव, प्रेशर, मोलर मास एंड टेम्परेचर। नंबर 14 हमारे पास है कि द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल इज़ कंसिडर्ड नेग्लिजिबल एट द फॉलोइंग प्रेशर। अगर आप प्रेशर 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक ले आते हो तो एक्चुअल वॉल्यूम जो है उसको आप नेग्लिजिबल कंसिडर कर सकते हो। सो दीज वर द इंपॉर्टेंट MCQs, ठीक है, जो कि पास्ट पेपर के अंदर आए थे, तो मैंने आपके साथ उसको शेयर किया। बाकी के MCQs के लिए चैनल के साथ कनेक्टेड रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड विद IM केमिस्ट।